हेलो 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 मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं दीपक सैनी और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। तो आज आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। कंटिन्यू हम करेंगे, तो ध्यान से देखते रहें और बस बने रहें। बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीच बीच में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताते रहता हूं, और लास्ट में तक कुछ बातें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, आती रहती हैं। इसलिए अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत अच्छी चीजें खो दोगे। इसलिए लगातार बने रहें और देखते रहें, ठीक है। तो आओ हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। और आज का जो लेक्चर अपना वो किस पे होने वाला है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जेटीडी। इसको समझते हैं कि आज जेटीडी क्या होता है। तो देखो, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में डिस्टॉर्शन का जो मतलब होता है वो होता है बेटा विकृतियां। क्या होता है? विकृति आ जाना किसी में। तो अब ये डिस्टॉर्शन होता किस वजह से है, क्यों होता है, क्या कारण है, ये सब हम जानने वाले हैं। तो आप बस बैठे रहें और रेगुलर देखते रहें। चलो, तो हम बात कर लेते हैं कि डिस्टॉर्शन क्यों आता है, एक्चुअल में ये होता क्या है, ये सब बातें। तो पहले आप देखते रहें, मैं साथ के साथ समझाते रहता हूं। क्या कि इफ ए कॉम्प्लेक्स इफ ए कॉम्प्लेक्स इफ ए कॉम्प्लेक्स हैविंग if a complex having if a complex having any shape having any shape has an unsymmetrically field. Any shape has unsymmetrically field. ठीक है, यानी कि यूं समझो कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स में हम क्या करते हैं, भरते हैं। क्लियर? अगर वो सिमेट्रिकली भरे हैं, सिमेट्रिकली का मतलब ये भी समझ में आएगा कि कैसे। अगर वो सिमेट्रिकली भरे हैं तो फिर वहां पर डिस्टॉर्शन होने वाला नहीं, वहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो। बट अगर वो जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग आ रही है वो कैसी हो जाए, एसिमेट्रिकली हो जाए। फील्ड का मतलब है भरे होना, तो एसिमेट्रिकली भरे तो वहां डिस्टॉर्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इफ ए कॉम्प्लेक्स हैविंग एनी शेप हैज एन unsymmetrically field, the set of degenerate orbitals, unstable, is unstable. Orbitals is unstable. Degenerate orbitals is unstable and undergoes distortion अब इसका मतलब समझो, थोड़ी सी मैं समझा देता हूं बातें क्या है। कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, वो कोई भी शेप रख रहा हो, उससे मतलब नहीं है, बट उसके साथ साथ एसिमेट्रिकली फील्ड हो, यानी कि असममित रूप से भरा हुआ हो, जो भी इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं, जो भी वो कैसा हो, एसिमेट्रिकल फील्ड हो, असममित रूप से भरा हो, तब क्या होता है, सेट ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो जो समभ्रंश कक्षक हैं उनका जो सेट है वो क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक, भाई आपने सिमेट्रिकली भरा ही नहीं उनको, आपने भरा कैसा है, एसिमेट्रिकली। किसी में अलग भर दिया, किसी में सिमेट्री का होगा मतलब जिस सब में एक एक है तो सब में एक एक भरो, दो दो है तो सब में दो दो होने चाहिए। अब आपने कुछ में दो दो भर दिए, कुछ में एक एक भर दिया, तो वो फीलिंग कैसी हो गई, वो एसिमेट्रिकली फील हो गया। कैसा हो गया, एसिमेट्रिकल फील। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्बिटल्स हैं डिजनरेट, यानी कि जिनकी एनर्जी सेम थी, उनमें क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएंगे और फिर वो क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन में चले जाएंगे, मतलब उनमें विकृति आ जाएगी। अब उस विकृति से होता क्या है कि विकृति की आई ताकि वो अपनी एनर्जी को क्या कर सकें, डिक्रीज और क्या हो सके, स्टेबल। क्योंकि आपने जो फीलिंग है वो क्या नहीं की, सिमेट्रिकली नहीं की, अनसिमेट्रिकली कर दी। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, तो ध्यान से सुनना आगे, रिजल्टिंग होता क्या है। तो रिजल्टिंग
resulting the energy of complex lowered या decreases and complex become stable और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, स्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर रीजन क्या है कि जो डिस्टोर्शन आया उससे एनर्जी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स की लोड हो जाएगी, घट जाएगी, और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन किसकी है, किस कंडीशन में डिस्टोर्शन आने वाला है, एसिमेट्रिकली फील्ड, यानी कि असमान रूप से जब फीलिंग हो रखी है उस कंडीशन में डिस्टोर्शन आने वाला है। क्लियर। तो यहां पर अब हम नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो कंडीशन तो सीधी सी बात है कि अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए, बट अगर मान लो सिमेट्रिकली फील्ड हो गया तो फिर क्या डिस्टोर्शन आएगा, नहीं। तो उस कंडीशन में कोई डिस्टोर्शन नहीं आने वाला। तो ध्यान से देखो, यहां पर देखो, यहां पर लिख सकते हैं जेटीडी इज एब्सेंट, JTD is absent in symmetrically field. तो सिमेट्रिकली जो फील्ड होगा, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकली सममित रूप से जो भरा होगा उसमें क्या होगा, जेटीडी एब्सेंट होगी, जेटीडी यहां नहीं होगी। अब कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर सिमेट्रिकली फील्ड होता है, तो पहली, ध्यान से सुनना, सब पता चल जाएगा अभी जब मैं इनको डिटेल से समझाऊंगा। तो पहला है फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, यानी कि D10। अब D10 की कंडीशन में सिमेट्रिकली फीलिंग होती, अभी देखेंगे क्या कैसे। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स, और ये है D5। देखो, D में 10 फुल फील्ड, D में 5 हाफ फील्ड, इन WFL, यानी कि ये कौन सी कंडीशन में होगा, वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन में होगा, WFL की कंडीशन में होगा। क्लियर। तो इन WFL, और तीसरी कंडीशन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। अब इस कंडीशन में कौन कौन से आएंगे, जैसे एक तो मैं कह दूं कि D6, अब ये कौन सी कंडीशन में होगा, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में होगा। इसी के बाद अगली हम बात कर ले क्या, D3, तो ये SFL और WFL दोनों की कंडीशन में होगा। और लास्ट हम बात कर लेते हैं, वो होता है D8, ये भी SFL और WFL, इन दोनों की कंडीशन में ये क्या होगा, JTD शो नहीं करेगा, यानी कि इनमें JTD क्या होगी, एब्सेंट। तो कौन कौन से हैं जिनमें JTD एब्सेंट होगी, D10, D5, D6, D3 और D8। क्लियर। तो ये तो हो गई बातें, JTD कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी। तो यहाँ JTD नहीं होगी। अब कैसे हम देखें कि JTD है कि नहीं है, एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो थ्योरी हो गई। अब हम डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि JTD पहचाने कैसे। तो ये काम की बात है। तो मैं कह रहा था कि बीच बीच में काम की बातें बहुत आती हैं, इसलिए आप रेगुलर जो लेक्चर है उसको देखें, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करें। क्लियर हो गया। तो जल्दी से यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं जेटीडी को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं कि जेटीडी कैसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो ले लो फटाफट से। ओके, तो अब ध्यान से देखो, हम एक एक जो एग्जांपल है उसके अंदर जेटीडी डिस्कस करेंगे कि जेटीडी देखें कैसे। क्लियर। तो ये आपको जानना जरूरी है कि एसिमेट्रिकली फील्ड होंगे
तो ही वहां क्या होने वाली है, जेटीडी। अगर सिमेट्रिकली फील्ड हो गए तो फिर वहां जेटीडी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो तो जेटीडी हम यहां देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, अभी अभी हमने बात की थी कि फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि जेटीडी कहां नहीं है। ठीक है, तो पहला D10, D10 में क्या नहीं है, जेटीडी नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया बेटा। आपको कैसे चेक करना है, ध्यान से देखो। तो देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया। D10 भरे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया। तो यहां पर देखो क्या सिमेट्रिकली फील्ड है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखो, हम जब स्प्लिटिंग करते हैं, जब लिगेंड की कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखो T2Z और EZ, जनरली ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहे हैं। तो ये तो है T2Z ऑर्बिटल्स, और ये कौन से हैं, EZ ऑर्बिटल्स। तो यहां भी देख लो, इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3। अब चाहे SFL हो चाहे WFL, देखो SFL होता तो कहां जाता, पहले ऊपर जाता। दोनों की कंडीशन में देख लेते हैं। तो D10 ये हम देख रहे हैं पहले SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। SFL की कंडीशन में तो पहले पेयरिंग होगी, तो बिल्कुल बेटा पेयरिंग कराएंगे। तो ये लो 6 हो गए, फिर ऊपर 7 8 9 10। तो अब यहां से आपको दिख रहा है कि यहां भी देखो सिमेट्रिकली फील्ड, यहां भी क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड है। यहां भी ऑर्बिटल्स में दो दो हैं, यहां भी ऑर्बिटल्स में दो दो हैं। इसका मतलब SFL की कंडीशन में D10 में कोई डिस्टोर्शन नहीं आने वाला, कोई जेटीडी नहीं होने वाली, क्योंकि यहां सिमेट्रिकली फील्ड हो गया। अब अगर मैं इसी D10 को किसकी कंडीशन में देख लूं, WFL की कंडीशन में, तो वो भी चेक कर लेते हैं। आ जाओ जरा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया क्या, D10, और ये WFL, वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही देखो स्प्लिटिंग हो रखी है। तो ये तो हो गया क्या, इजी। और यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, T2Z। तो बड़े ध्यान से देखना, तो ये T2Z हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फीलिंग देखो, पहले 1 2 3, फिर देखो WFL है तो पेयरिंग नहीं करेगा, पहले कहां जाएगा, हाई एनर्जी पे। तो 5 हो गए, फिर वापस पेयरिंग 6 7 8 9 10। तो आप देखो, चाहे D10 की कंडीशन में चाहे SFL हो चाहे WFL हो, दोनों ही कंडीशन में सिमेट्रिकली क्या है, फील्ड है। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड है। तो अब इन दोनों कंडीशन में जेटीडी क्या होने वाली है, एब्सेंट। क्लियर? तो SFL हो चाहे WFL, दोनों की कंडीशन में D10 में जेटीडी क्या होगी, एब्सेंट। तो यही तो हमने लिखा है कि फुली फील्ड जो होते हैं उनमें क्या होगा, जेटीडी एब्सेंट होगा, क्योंकि वहां सिमेट्रिकली फील्ड होगा। चलो इसके बाद में मैं अगला आपको बताता हूं, हाफ फील्ड जो डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स। फिर उसके बाद D6 D3 और D8 इनको बताएंगे। तो अगला जो एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान से देखो। तो अगला जो अपना एग्जाम्पल है, वो होने वाला अपना D5 पे। D5 चेक करते हैं। तो अब आ जाओ, दोनों की कंडीशन देखेंगे, SFL की और WFL की। तो सबसे पहले हम D6, ये लो, सॉरी D5। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया D5। और ये हम देख रहे हैं WFL, सॉरी पहले हम SFL देख रहे हैं। तो SFL, क्लियर? तो SFL की कंडीशन में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में देखते हैं। तो आ जाओ भाई, लिगेंड आ गया तो देखो, SFL का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, WFL का मतलब हो गया वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन में देखो, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अब इस कंडीशन में ध्यान से देखो होगा क्या, ये है T2Z और ये है EZ। क्लियर? तो इस कंडीशन में देखो 1 2 3
4 5, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड पहले पेयरिंग कराएगा। तो अब यहां पर आप खुद देख रहे हो कि ये क्या सिमेट्रिकली फील्ड है? नहीं, ये इसमें एक है, इनमें दो दो हैं, तो यहां पे सिमेट्रिकली फील्ड नहीं हुआ। किसकी कंडीशन में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में सिमेट्रिकली फील्ड नहीं है। जब सिमेट्रिकली फील्ड नहीं है तो फिर यहां जेटीडी होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि ये एसिमेट्रिकली फील्ड हो गया। क्या हो गया? एसिमेट्रिकली। तो D5 किसकी प्रेजेंस में? SFL की प्रेजेंस में जेटीडी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं D5 WFL में। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है D5 ही है, पर यहां WFL ले लिया हमने, वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड। तो लिगेंड की कंडीशन में देखो स्प्लिटिंग तो होगी, बिल्कुल होगी। ये लो, तो ये D2Z हो गया बेटा, और ये इजी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। देखो 1 2 3 हो गया। पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक है, तो पहले ऊपर जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां सिमेट्रिकली फील्ड एक एक एक, यहां भी सिमेट्रिकली फील्ड है एक एक एक, तो ये सिमेट्रिकली फील्ड है। तो सिमेट्रिकली फील्ड है तो WFL की कंडीशन में सिमेट्रिकली फील्ड आ गए तो जेटीडी क्या हो जाएगी बेटा? जेटीडी एब्सेंट हो जाएगी। क्लियर? तो यहां जेटीडी नहीं होगी, यहां जेटीडी होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में एसिमेट्रिकली फील्ड होगा, वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन में सिमेट्रिकली फील्ड होगा। तो बात क्लियर हुई कि जेटीडी कैसे देखना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो आप देख रहे हो वो अगर एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर वहां जेटीडी होगी। समझ लो, इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। यहां पर जेटीडी नहीं होगी क्योंकि यहां सब सिमेट्रिकली फील्ड है, ऊपर भी दोनों ही कंडीशन में जेटीडी नहीं होगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो, तो ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद में हमने कहा था D6। देखो D5 के अंदर हमने बात की थी किसके अंदर? WFL में। तो D5 WFL, ठीक है, इसके अंदर जेटीडी होगी। सॉरी 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 सॉरी, WFL में जेटीडी नहीं होगी, ठीक है। SFL की कंडीशन में जेटीडी होगी। तो अब लिगेंड ध्यान रखना, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में पूछ सकता है कि D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जेटीडी होगी या नहीं होगी, और D5 WFL जेटीडी होगी कि नहीं? बोलो, होगी कि नहीं? नहीं होगी। तो D5 में जेटीडी नहीं होगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां दोनों ही कंडीशन में जेटीडी नहीं है, ठीक है। तो जो D10 है उस D10 में दोनों ही कंडीशन में जेटीडी नहीं है। क्लियर? चलो, तो अब हम अगला चेक कर लेते हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो जल्दी से ले ले। चलो, इसके बाद में मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं D6 का। अब D6 पहले तो आप भरते हैं कि D6 भरा कैसे जाता है। तो देखो, पहले तो 1 2 3 4 5 4 6। अब SFL की कंडीशन देखते हैं। अब SFL की कंडीशन में ध्यान से देखो, होगा क्या? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। चलो, इन दोनों को तो मिटा देता हूं मैं। चलो, तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। ओके, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अब एक बात बताओ, पेयरिंग होगी तो 4 5 4 6। क्या सिमेट्रिकली फील्ड दिख रहा है? 2 2 2। तो ऑर्बिटल्स में क्या है? सिमेट्रिकली फीलिंग है। तो सिमेट्रिकली फील्ड है तो यहां पर ध्यान से देखो, SFL की कंडीशन में जेटीडी होगी कि नहीं होगी? तो जेटीडी नहीं होगी क्योंकि जेटीडी एसिमेट्रिकली फील्ड की कंडीशन में होती है। तो ये तो सिमेट्रिकली फील्ड हो गया, तो यहां जेटीडी नहीं है। चलो, इसी को हम D6 को WFL में चेक कर लेते हैं। आ जाओ, तो अभी खुद को पता चल जाएगा WFL की कंडीशन में क्या होगा। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां पेयरिंग नहीं होगी, पहले हाई एनर्जी में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर 6 बचा वो यहां। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां तो सिमेट्रिकली फील्ड है, बट यहां क्या है? एसिमेट्रिकली फील्ड है। यहां एक में डबल, बाकी दो में सिंगल सिंगल। तो यहां जेटीडी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो WFL की कंडीशन में जेटीडी होती है, WFL की कंडीशन में जेटीडी होती है। किसमें? D6 में, ध्यान रखना। पर SFL की कंडीशन में जेटीडी नहीं होगी। अब क्लियर हो रहा है? एक एक पॉइंट क्लियर। अगला हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्या? D3, ठीक है।
अगला एग्जांपल हम कौन सा देख लेते हैं, D3। अब D3 का मतलब क्या है, ये लो 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चाहे SFL हो चाहे WFL हो, ये हम SFL की कंडीशन में तो पहले तो एक एक भरो, तो तीनों हो गए। क्या सिमेट्रिकली फील्ड है, और सिमेट्रिकली फील्ड होता है तो जेटीडी एब्सेंट होती है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें किसमें, D3 में, वीक फील्ड लिगेंड में, तो ये लो D3, ठीक है। तो D3 है, तो अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे, एक एक, तो यहाँ पर 1 2 3 हमने भर दिया, अब बचा ही नहीं कुछ, तो यहाँ पर सिमेट्रिकली फील्ड हो गया, क्या सिमेट्रिकली फील्ड हो गया, तो यहाँ जेटीडी एब्सेंट होगी। तो ध्यान से देखो D3 के अंदर चाहे SFL हो चाहे WFL हो, दोनों ही कंडीशन में जेटीडी क्या होने वाली है, एब्सेंट, जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा ही नहीं। और एक लास्ट D8 जो कि हमने देखे थे, तो D8 में देखो, तो D8 का देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब पहले हम किस में देखते हैं, SFL की कंडीशन में, तो SFL की कंडीशन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 और 8। तो यहां क्या सिमेट्रिकली फील्ड है, इजी, बिल्कुल। क्या T2G सिमेट्रिकली फील्ड है, बिल्कुल। यानी कि यहां जेटीडी SFL की कंडीशन में बिल्कुल नहीं होने वाली। तो WFL की कंडीशन में देख लेते हैं D8 में। अच्छा, WFL क्या कहता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या कहता है, पहले सिंगल यहां आए, फिर हाई एनर्जी में जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगी, ऊपर जाएंगे तो 2 गए, फिर 5 हो गए, 6 7 और 8। अब इस कंडीशन में देखो, ये सिमेट्रिकली एक एक, ये सिमेट्रिकली है 2 2, तो यहां पर सिमेट्रिकली फील्ड हो गए, तो यहां जेटीडी नहीं होगी। तो देखो ध्यान से देखो, D8 में भी SFL और WFL दोनों ही कंडीशन में जेटीडी नहीं हो रही। तो कहां जेटीडी है कहां जेटीडी नहीं है, बात क्लियर है, बात मैंने समझा दी, समझ में आ भी गई होंगी। तो ऐसा अगर आपसे और किसी में पूछा जाए, जैसे मैं आपसे यहां पूछ लूं कि बेटा मेरे को बताओ आप D7 स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में बताओ जेटीडी कहां होगी, तो D7 ये हो गए, देखो 4 5 6 7। अब SFL की कंडीशन देखते हैं, तो पेयरिंग कराओ पहले, तो 1 2 3 4 5 6 और एक कहां रहेगा 7। तो देखो यहां तो सिमेट्रिकली फील्ड है, बट यहाँ एसिमेट्रिकली फील्ड है, एक में तो एक में कुछ है ही नहीं। तो यहां जेटीडी होगी कि नहीं होगी, यहां जेटीडी होगी, क्योंकि यहां क्या आ गया, एसिमेट्रिकली फील्ड। तो SFL की कंडीशन में भी जेटीडी है। चलो WFL की कंडीशन में देख लेते हैं, किसमें, D7 में। तो D7 में 5 6 और 7, तो 1 2 3 पेयरिंग होगी नहीं पहले, 4 5 6 और 7। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां तो सिमेट्रिकली फील्ड है, एक एक है दोनों में, बट यहाँ एसिमेट्रिकली, यहाँ 2 2 और इसमें एक, तो यहाँ एसिमेट्रिकली फील्ड हो गया। तो यहाँ जेटीडी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ जेटीडी होने वाली है। तो जेटीडी आपको कैसे चेक करनी है, क्या सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो जेटीडी आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ एग्जाम्पल जेटीडी के मैंने समझा दिए। जेटीडी होता क्या है, किस कंडीशन में होगा, तो एसिमेट्रिकली फील्ड जो कंडीशन होगी उसके अंदर क्या होगा, जेटीडी होगा। अदरवाइज सिमेट्रिकली फील्ड की कंडीशन में जेटीडी नहीं होगा। और एग्जांपल से हमने क्लियर भी किया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों लिगेंड की या दोनों कंडीशन में, चाहे एक प्रबल क्षेत्र हो चाहे दुर्बल क्षेत्र हो। क्लियर, चलो तो ये हो गया SFL सॉरी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब हम अगला जो पॉइंट है वो आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट मारे फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो, तो ये अपना जेटीडी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कौन सा बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, ठीक है, मेटेलिक मतलब धातु, मेटल, कंपाउंड मतलब यौगिक, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें मेटल जो है वो कार्बन के साथ क्या करके रखे, बॉन्डिंग करके रखे, यानी कि कार्बन के साथ क्या बना के रखे, बंध बना के रखे, तो वो होते हैं क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वो क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जिसे हम शॉर्ट में
OMC भी कह सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ध्यान से देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो हमने अभी अभी बात की कि कम से कम एक बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच बनना जरूरी है, या यूं कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन यानी कि कम से कम एक मेटल और कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर मेन बात क्या होगी, द कंपाउंड contains at least one metal carbon बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड रखते हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि ये तो है मेटल और ये है कार्बन, और इनके बीच में कम से कम क्या हो, एक बॉन्ड बनना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब मेन बात ये है क्या कि यहां पर हमने एक वर्ड लिखा है क्या, मेटल और कार्बन। क्या हमेशा मेटल के साथ ही बॉन्ड बनाना चाहिए कार्बन, या किसी और के साथ भी अगर कार्बन बॉन्ड बना ले तो उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह सकते हैं? तो हाँ, ध्यान से देखो, ऐसे मेटेलॉइड्स, क्या बेटा, ऐसे मेटेलॉइड्स जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ऐसे मेटेलॉइड्स जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम है, अगर उनके साथ कार्बन क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो समझो वो भी क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मेटेलॉइड्स, ठीक है, मेटेलॉइड्स कैन फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो कि जो मेटेलॉइड्स हैं वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ध्यान से सुनना कि मेटेलॉइड्स जो हैं, कंडीशन ध्यान से सुनना कि जो मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन कार्बन। तो यहां पर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En लेसर देन या लेस देन कार्बन, लेस देन कार्बन। तो मेटेलॉइड्स कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En लेस देन कार्बन, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या हो, लेस देन हो, और फिर कार्बन इनके साथ क्या बनाए, बॉन्ड बनाए, तो वो क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ऐसे कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, जैसे सिलिकॉन हुआ, ठीक है, आर्सेनिक हुआ, ठीक है, ऐसे ही बोरोन भी एक क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है, ईटीसीस। तो ऐसे जो मेटलॉइड्स जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम है, यानी कि जिनकी विद्युतीयता कार्बन से क्या है, कम है, वो अगर कार्बन से क्या कर लें, बॉन्ड बना लें, तो वो भी क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? इसके बाद में हम अगला पॉइंट ध्यान से देखो कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि नेचर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैन नॉट फाउंड, द ऑर्गेनो, यानी कि इन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब कार्ब धात्विक यौगिक भी कह सकते हैं हिंदी में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, the organometallic compounds cannot exist in nature, ठीक है,
तो नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कैन नॉट फाउंड इन नेचर, यानी कि हम इन्हें प्रकृति में प्राप्त या प्रकृति से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, होते ही नहीं, इनको बनाया जाता है। फिर आगे बात समझ, तो इनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर। इसके बाद में तो ये भी दूसरे काम की बात है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ मिलने वाले नहीं है। फिर इसके बाद में आगे की बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। एक आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन कौन से, आयोनिक, आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। धातु सॉरी आयनिक कार्ब धातु यौगिक, और एक होता है कोवेलेंट, ओएमसी, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब मेन बात क्या है वो ध्यान से सुनो कि जो आयोनिक ओएमसी हैं इनमें एमसी बॉन्ड कैसा होता है, यानी कि मेटल और कार्बन जो बॉन्ड है, ठीक है, एज आयोनिक इन नेचर। तो इनके अंदर ध्यान से देखो, जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा होता है बेटा, आयनिक होता है नेचर में, ठीक है, यानी कि आयनिक प्रकृति का होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ, तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं आर और एल, तो यहां पर ध्यान से देखो लिथियम कैसा है, पॉजिटिव, आर कैसा है, नेगेटिव। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो बॉन्ड है बीच का वो कैसा है, आयोनिक, ठीक है। दूसरा कोवेलेंट ओएमसी, तो आपको अब पता चल गया होगा कि मेटल और कार्बन जो बॉन्ड है, ठीक है, कोवेलेंट होता है, क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, तो ये जो मैग्नीशियम और आर मतलब एल्काइल ग्रुप के बीच में ये जो बॉन्ड है ये कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का। कोवेलेंट मतलब सहसंयोजक, आयनिक मतलब आयनिक, ठीक है। तो ये 2 टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। अब इसके अंदर हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे किसको, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को। अब ये क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे आगे। क्लियर है। तो यहां तक बहुत इजी बात है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, कम से कम एक मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड हो। मेटलॉइड्स भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकते हैं, ध्यान देना, सिलिकॉन, आर्सेनिक और बोरॉन। बट शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि जो मेटलॉइड्स जो भी हम यूज कर रहे हैं उस मेटलॉइड्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, या नेचर से वो प्राप्त नहीं होते। इसके बाद में हमने टाइप पढ़ लिया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के, कितने होते हैं, 2, आयोनिक हो सकते हैं और कोवेलेंट हो सकते हैं। आयोनिक में बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक नेचर का होता है, और कोवेलेंट में बॉन्ड कैसा होता है मेटल और कार्बन के बीच, वो कोवेलेंट नेचर का होता है। क्लियर है, यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। चलो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो मैं साइड में हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके चलो, तो देखो यहां तक की बातें अपने कंप्लीट होती हैं। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं किसको, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को। तो ध्यान से देखो इसमें, अब अपना जो काम का पॉइंट है या काम का जो टॉपिक है वो आगे आने वाला है इसमें, बहुत ही काम का, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे भी गए। तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। तो आगे ध्यान से देखो ना, तो ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है वो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, आयोनिक और कोवेलेंट। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कोवेलेंट वाले की, कि कोवेलेंट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो कितने टाइप के होते हैं, फिर हम एक एक को आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो कि कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, शॉर्ट में लिख देता हूं ओएमसी। देखो कोवेलेंट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है
वो आगे फिर से बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक तो सिग्मा बॉन्डेड, कौन सा, सिग्मा बॉन्डेड, बड़ा लिख देते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। अब ये सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी क्या होता है वो भी हम देखेंगे। फिर अगला है पाई बॉन्डेड ओएमसी, यानी कि पाई बॉन्डेड, पाई बंधित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और तीसरा जो है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी, यानी कि सिग्मा और पाई बंधित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सहसंयोजक जो कार्बधात्विक यौगिक हैं वो 3 टाइप्स हैं। एक तो सिग्मा बंधित कार्बधात्विक यौगिक, एक पाई बंधित कार्बधात्विक यौगिक, और एक सिग्मा एंड पाई बंधित कार्बधात्विक यौगिक। क्लियर है? तो 3 टाइप से हम इनको पढ़ने वाले हैं, बाकी और भी टाइप है, ठीक। काम भी अपने यही है, यही हम डिस्कस करेंगे। और भी टाइप है मैं बता दूंगा, पर हम इन 3 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट, वो है अपने पास सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। क्या है बेटा? सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी, सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी यानी कि सिग्मा बंधित कार्बधात्विक यौगिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब हो गया कार्बधात्विक यौगिक, तो सिग्मा बंधित। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो मेटल और कार्बन के बीच है जो बॉन्ड है, ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए या सिग्मा बॉन्डेड होना चाहिए, सिग्मा बंध से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। तो मेटल एंड कार्बन, मेटल एंड कार्बन, मेटल एंड कार्बन बॉन्डेड विद द सिग्मा बॉन्ड, विद द सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मेटल और कार्बन है वो किससे जुड़े हों? सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हों, यानी कि यूं समझो कि मेटल और जो कार्बन है ये, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा हो? सिग्मा। तो अगर सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हों तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो आपने सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसे हिंदी में भी हम कह सकते हैं। वो क्या होता है बेटा? आर, आर मतलब यहाँ एल्किल ग्रुप है, कोई भी हो सकता है, कार्बन होता है। फिर यहाँ कौन होता है? Mg, और इसके साथ ये कौन जुड़ा है? X। तो यहाँ ये जो बॉन्ड है तो मैग्नीशियम और आर एल्काइल ग्रुप के बीच वो कैसा है बेटा? सिग्मा। क्लियर? आ गई बात समझ में? ऐसे ही और भी एग्जांपल, जैसे BCH3 होल थ्राइस, यानी कि बोरोन के साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़े। ऐसे ही और भी हो सकता है, जैसे SiCH3 होल 4, यानी कि सिलिकॉन के साथ, अब याद करो यहाँ पे बोरोन, देखो क्या मेटल है? नहीं, मेटलॉइड है। तो बेटा मेटलॉइड भी क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे हैं ना। क्या सिलिकॉन मेटल है? नहीं, मेटलॉइड है। तो मैंने एग्जांपल में बताया भी था कि बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक, बोरोन भी है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या है? कम है। तो अगर इनके साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इंक्लूड होते हैं। तो ये दोनों भी क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये ध्यान देना। अब यहाँ तो मेटल है तो ये तो पता चल गया कि ये तो मेटल और कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बट यहाँ तो मेटलॉइड्स है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं बीच में और वो ध्यान से देखो, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो ध्यान से देखें कि कुछ एग्जाम्पल ये है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं। जैसे ये है तो इसमें होता है क्या है? जैसे सिलिकॉन है, इससे क्या है? इधर क्या जुड़ा हुआ है? CH3। क्लियर? तो कुछ ऐसे ये जुड़े होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया, ठीक। इसके बाद में अगली बात कर लेते हैं हम, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये है कि मोस्टली सिग्मा बॉन्डेड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो कौन से एलिमेंट बनाते हैं? तो ध्यान से सुनना, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, S एंड P ब्लॉक, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स,
S and P block elements formed sigma bonded OMC. सिग्मा बॉन्डेड OMC। तो ध्यान से सुनना, ये काम की बात है। S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो मोस्टली सिग्मा बॉन्डेड क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे देख लो, ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये भी P ब्लॉक है, तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई अपने किसकी, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। क्लियर हुई? चलो अगली बात कर लेते हैं हम बेटा किसकी, सिग्मा के बाद में आएगा सेकंड, पाई बॉन्डेड। तो ये तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बाकी इजी है, वैसे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो दूसरा अपने पास आता है कौन सा बेटा, पाई बॉन्डेड। कौन सा आएगा, पाई बॉन्डेड OMC। अब यहाँ पे फिर वही बात कि पाई बॉन्डेड OMC में क्या होगा, सिग्मा एंड कार्बन बॉन्डेड विद, यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड, या यूं कह सकते हैं पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि या तो पाई बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए या पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। क्लियर है? अब इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, यानी कि यहां पर मेटल और कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए या इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन से जुड़े होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है इस बार। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फेरोसिन, जो कि आपने पहले भी देखा है। तो फेरोसिन आपने देखा होगा, क्लियर है? फेरोसिन आपने देखा है। फेरोसिन कैसा होता है, मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर Fe होता है और यहां साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, याद करो जब मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर बताए थे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर माइनस था और यहां क्या थे, डबल बॉन्ड थे, और यहां पर क्या था, माइनस। पर हमने क्या कहा था कि ये माइनस, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस में होते हैं। तो यहां पर मैंने रेजोनेंस शो करके यहां माइनस कर दिया था। तो ये रेजोनेंस में आने के कारण ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए, रेजोनेंस में। और ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर किससे बॉन्ड बना ले, मेटल से, तो क्या पाई इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया क्या, और पाई इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया तो वो पाई बॉन्डेड हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही यहां पर एक और था नीचे, सेम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की एक और यूनिट थी ऐसे, और ये माइनस क्या था, रेजोनेंस में था, ये लो। तो इस टाइप से यहां पर ये कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो फिर वो कैसा बनेगा, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। आगे बात समझ, क्लियर है कि नहीं है, समझ गए होंगे? चलो, तो ये कंप्लीट हो गया अपना एक और, ठीक। एक और होता है जाइसोल्ट। क्या होता है, जाइसोल्ट। तो इसका एक और एग्जांपल समझा देते हैं, जीसस या जाइसोल्ट, ठीक है। तो जीसस या जाइसोल्ट जो है उसमें क्या था, ध्यान से देखो, उसमें क्या था, यहां पर अपने पास Pt था, ठीक है, और यहां Cl3 और यहां C2H2 था, एक मिनट, C2H4, नीटा की पावर कुछ था, ये कुछ इस टाइप से था, और ऊपर क्या था, माइनस, ऊपर क्या था, माइनस। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो Pt है उसके साथ ध्यान से देखो Cl 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 ये तो जुड़े, बट यहां कौन सा था, C2H4 का मतलब ये। तो यहां पर ये क्या करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मेटल के साथ बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मेटल के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या पाई बॉन्ड से बॉन्डिंग होगी, तो ये है
पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब मेन बात क्या है कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं वो बनाते कौन से हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ध्यान से देखो, क्या आंसर पी एंड डी, सॉरी पी तो हो गया, डी एंड एफ, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स D and F block elements formed pi bonded OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यानी कि आप यूं समझे कि D और F ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो किस टाइप के करेंगे, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जाइसॉल्ट हो गया Fe जिसमें है, और ये तो हो गया फेरोसिन, और ये हो गया जाइसॉल्ट। क्लियर। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने यहां तक कंप्लीट कर ली। अब हम लास्ट की बात करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी। तो देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड जो ओएमसी है उसके अंदर एक एग्जांपल आता है जिसे हम कहते हैं मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है, और वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारे क्या आते हैं क्वेश्चन। तो ये वाला जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, ये डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में, क्योंकि ये पूरा अलग से एक मेटल कार्बोनाइल पे टॉपिक लेक्चर होने वाला टॉपिक है, एक पूरा लेक्चर होने वाला है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना आपको, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेटल कार्बोनाइल्स को, जो कि पूरे डिटेल से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है बच्चों, बाय।